हाय, दिस इज़ नाहिद खान। एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एक्सेलेंसिया क्लासेस। सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में जो क्वेश्चन बैंक दिए हुए हैं महाराष्ट्र बोर्ड ने, मैं उनके आंसर्स डिस्कस करूँगी। सो हियर आई एम। सो इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव्स ओनली, and the topic for this video is find the correlation. So students, without wasting time, let's start the video. चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड कैटेगरी, दैट इज़ कंप्लीट द कोरिलेशन। ठीक है, अगेन इकोनॉमिक्स का। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर पहले से लिख लिए हैं। अब हम इसको जल्दी जल्दी से हम लोग एक क्विक वाला रिवीजन करेंगे। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे ताकि आपकी एग्जाम में कुछ मदद हो जाए। ठीक है, तो पहला यहाँ पे दिख रहा होगा स्टूडेंट आप लोगों को, क्वेश्चन है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड मिक्रो। सिमिलरली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो मैक्रोज वर्ड से डिराइव हुआ है, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। सेकेंड इज जनरल इक्विलिब्रियम। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये फीचर था, आप लोगों ने देखा होगा, तो वैसे ही माइक्रो का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा पार्शियल इक्विलिब्रियम। ओके, नाउ थर्ड वन यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है वुलन क्लोथ जो है वहाँ पे है वो प्लेस यूटिलिटी। येस, वुलन क्लोथ जो होते हैं वो जो कोल्ड प्लेसेस होते हैं वहाँ पे उनकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर हम मुंबई में वुलन क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम क्या कर सकते हैं, उन वुलन क्लोथ्स को जो कोल्ड प्लेसेस है वहाँ पे हम उनकी सप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे उनकी यूटिलिटी बढ़ा सकते हैं। वैसे ही मैं मिट्टी से खिलौने बनाकर, टॉयज़ मेड आउट ऑफ क्ले, मैं फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि उस मिट्टी से मैं क्या कर रही हूँ, उस मिट्टी का शेप चेंज करके मैं खिलौने बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो हमारा आंसर होगा फॉर्म यूटिलिटी स्टूडेंट्स। देन है हमारा, आप ध्यान से देखोगे अगर तो यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है। मीनिंग कैसे? यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल यूटिलिटी। ओके, सो एग्रीगेट यूटिलिटी फ्रॉम ऑल यूनिट कंज्यूम। यस, टोटल का मतलब ये होता है कि आपने जितनी भी यूनिट्स कंज्यूम किए उससे कितना यूटिलिटी आपको मिला, वो होगा आपका टोटल यूटिलिटी। और यहाँ पे लिखा हुआ है एडिशनल यूटिलिटी फ्रॉम लास्ट यूनिट कंज्यूम। इसका आंसर है मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि मार्जिनल का मतलब ही होता है स्टूडेंट वट एवर यूटिलिटी वी आर गेटिंग बाय एडिंग वन मोर यूनिट ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। ओके, नेक्स्ट इज डिमांड कर्व। ये भाई प्रॉपर्टी है, डिमांड कर्व है, यहाँ पे देखो डाउनवर्ड है और यहाँ पे जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड है। क्यों? क्योंकि पता होगा आप लोगों को डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, अगर ये मेरा डिमांड है और ये मेरी प्राइस है और ये ओरिजिनल प्राइस है और ये ओरिजिनल डिमांड है, तो अगर मेरी प्राइस कम होती है तो डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूँगी तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, वैसे यहाँ पे सप्लाई कर्व अगर देखोगे तो सप्लाई कर्व क्या कहता है, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी क्या होगा, बढ़ेगा। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी क्या होगा स्टूडेंट्स, बढ़ेगा। तो ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं। सपोज ये मेरा क्वांटिटी सप्लाइड है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है जहाँ पे मैं प्राइस शो कर रही हूँ। अगर ये मेरा प्राइस है और ये मेरा क्वांटिटी सप्लाइड है, ठीक है, ये ओरिजिनल प्राइस है और ये ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड है। वी ऑल नो दैट अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड भी कम होगी। सी, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड भी कम हो रही है। और अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूँ तो ये अपवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, इसीलिए आपका आंसर आया यहाँ पे डाउनवर्ड और ये था अपवर्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने आंसर लिख दिया है कॉम्पिटिटिव डिमांड। येस, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होती है वो कंपोजिट डिमांड होती है। कंपोजिट डिमांड का मीनिंग आप लोगों को स्टूडेंट पता ही होगा कि जब कोई पर्टिकुलर कमोडिटी हमारी मोर देन वन नीड को फुलफिल करती है तो हम उसको कंपोजिट करते हैं। सिमिलरली जब किसी भी कमोडिटी की डिमांड एक दूसरे से कम्पीट करती है, मीन्स व्हेन वी ऑफर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एट द ऑप्शन ऑफ अदर कमोडिटी। बेसिकली हम जब किसी के घर में जाते हैं तो हमें क्या ऑफर करते हैं, टी या कॉफ़ी। हमें टी और कॉफ़ी दोनों लाकर नहीं देते, इसीलिए हमारा जो इधर पे आंसर होगा वो होगा कॉम्पिटिटिव डिमांड। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम, कुछ नहीं, यहाँ पे सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में मतलब आप याद रखना कि आपकी जो डिमांड बढ़ेगी उसका जो प्रपोर्शन होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू प्राइस। तो यहाँ पे ईडी ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे इन इलास्टिक बोला है तो आपको क्या करना है, ईडी जो होगा वो आपका लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आंसर ये किया है। नेक्स्ट वन है स्टीपर डिमांड कर्व। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड जो होता है उसका जो कर्व होता है वो स्टीपर। स्टीपर मतलब स्टूडेंट ऐसा कि वो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि बस थोड़ा सा और किया तो वो स्ट्रेट हो जाएगा। कैसे, थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। सी,
मैं ड्रॉ कर रही हूँ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एज यूजुअल आपको पता है कि एक्स एक्सेस पे हम डिमांड शो करते हैं और वाई एक्सेस पे हम क्या शो करते हैं, प्राइस शो करते हैं। और अगर ये मेरी ओरिजिनल प्राइस है और ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड है, अब यहाँ पे क्या बोला है, रिलेटिवली इन इलास्टिक। रिलेटिवली इन इलास्टिक मतलब कि आपका जो प्राइस का प्रपोर्शन होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू योर डिमांड का प्रपोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टीपर डिमांड कर्व दिया हुआ है रिलेटिवली इन इलास्टिक, और फ्लैटर डिमांड कर्व इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। कैसे, तो थोड़ा सा हम लोग डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। देखो यहाँ पे बोला है रिलेटिवली इन इलास्टिक, मतलब बच्चा रिलेटिवली इन इलास्टिक का मतलब होता है कि यहाँ पे जो आपकी जो डिमांड का प्रपोर्शन होगा वो प्राइस के कंपेरिजन में क्या होगा, कम होगा। कैसे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। सपोज़ ये मेरा डिमांड है, आपको पता है कि यहाँ पे हम क्वांटिटी डिमांड शो करते हैं एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हम क्या शो करते हैं, प्राइस शो करते हैं। और अगर मेरा ये जो प्राइस है ये ओरिजिनल प्राइस है और ये ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या बोला है, रिलेटिवली इन इलास्टिक, करेक्ट ना, रिलेटिवली इन इलास्टिक। तो मैंने क्या बोला आपका कि प्राइस का जो प्रपोर्शन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू डिमांड। तो अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करूँगी, देखो तो ये क्या लग रहा है, थोड़ा सा अगर मैं ये आगे करती हूँ तो ऐसा लगेगा ना कि ये स्ट्रेट हो जाएगा, इसीलिए इसको बोला गया स्टीपर। ठीक है, सिमिलरली अगर देखोगे यहाँ पे जो मैंने रिलेटिवली इलास्टिक बोला ये उल्टा होगा। रिलेटिवली इलास्टिक में उल्टा कैसे होगा, समझो ये हमारी डिमांड है, ओके स्टूडेंट्स, और ये प्राइस है। ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल प्राइस है, ये मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी है। यहाँ पे रिलेटिवली इलास्टिक क्या होगा, रिलेटिवली इलास्टिक क्या होगा कि आपका अगर प्राइस कम होता है तो आपकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन इफ़ यू सी द प्रपोर्शन, तो आप देखोगे कि जो डिमांड चेंज हो रहा है उसका जो प्रपोर्शन है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अगर एग्जांपल ले लो, सपोज ये 50% है तो ये कितना लग रहा है हमें, 100%, मोस्टली डबल लग रहा है। और अगर मैं ज्वाइन करके एक डिमांड कब ड्रॉ करती हूँ तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ऐसे किया तो ऐसा लगेगा ये सो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने आंसर किया है फ्लैटर का, क्या किया हम लोगों ने, इसीलिए बोला सो गया मतलब फ्लैटर है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टूडेंट, टोटल कॉस्ट है कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है। टोटल कॉस्ट कैसे मिलता है हम लोगों को, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जो फिक्स होते हैं, जैसे कि आपका रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आप कुछ करो ना करो आपके जो कॉस्ट होंगे वो क्या होंगे, फिक्स होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने घर रेंट पे लिया और मैं चाहे उसमें 10 दिन रहूँ चाहे मैं 15 दिन रहूँ, मुझे रेंट तो उतना ही देना पड़ेगा। और वेरिएबल कॉस्ट जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, विच कीप्स ऑन चेंजिंग। तो ये टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला था। वैसे एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होगा आपका टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। टी क्यू स्टैंड फॉर योर टोटल क्वांटिटी। सही बात है, जब आप अपने टोटल कॉस्ट को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे तो आपको आपकी एवरेज कॉस्ट मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। ध्यान से, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई में क्या बोला है, प्राइस राइजेस, तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, उल्टा, प्राइस फॉल्स, दैट्स इट। नेक्स्ट, परफेक्ट कंपटीशन, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, यस इट इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो यहाँ पे दिया है बैरियर्स टू एंट्री, तो एक मार्केट है जिसमें जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड है और वो है हमारा ओलिगोपोली। ओके, नेक्स्ट इज मोनोपोली, येस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। येस स्टूडेंट्स, मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब, अब ये मत बोलना कि आप लोगों को नहीं पता है, चलो ठीक है मैं फिर भी बता देती हूँ। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस फॉर दी सेम प्रोडक्ट और सर्विसेज टू डिफरेंट कस्टमर्स। मतलब अलग अलग कस्टमर को सेम सर्विस के लिए मैं अलग अलग चार्ज कर रही हूँ। जैसे कि एग्जांपल ले लो डॉक्टर, ठीक है, हेयर सलून ले लो, कोई भी चीज़ एग्जांपल ले सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन कहाँ पे होता है, ओलिगोपोली में। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे कि एग्जांपल ले लो नूडल्स का, तो पतंजलि कहता है कि वो आटा नूडल्स है, ठीक है, नॉर कहता है कि वो सूपी नूडल्स है, करेक्ट ना, नॉन स्टिकी है। मैगी जो है वो 2 मिनट्स है। इस तरीके से प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होता है, वरना क्यों, क्योंकि खा तो हम नूडल्स ही रहे हैं, लेकिन वो लोग क्या करें, खुद को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ऐसा स्टूडेंट वो ओलिगोपोली मार्केट में होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे बेस ईयर दिया हुआ है। सी पहले हम ये देखते हैं, ठीक है, जो दिया हुआ है ट्राई टू रिलेट स्टूडेंट। P1 है करंट ईयर प्राइस है, ये आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है, इंडेक्स नंबर से आता है। तो हम करंट ईयर को ऑलवेज P1 से कंसिडर करते हैं, इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं। तो वैसे बेस ईयर क्या होता है हमारा स्टूडेंट, P0 होता है, वो O नहीं है, वो 0 है, ठीक है। देन है यहाँ पे सेम, ये भी आपका इंडेक्स नंबर चैप्टर से, ये चैप्टर नंबर 6, यहाँ पे लास्ट पेयर्स का इंडेक्स दिया हुआ है, ये बेस ईयर क्वांटिटी उसमें कंसिडर होता है। और ये पास्ट का इंडेक्स नंबर है,
जिसमें करंट ईयर की क्वांटिटीज़ को फोकस किया जाता है, मतलब उन्होंने जो फॉर्मूला दिया हुआ है स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारा जीडीपी। कुछ नहीं, यहाँ पे मैंने जीडीपी लिख दिया आंसर ना, ऐसा नहीं, पहले क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे दिया हुआ है हमारा जीएनपी, फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई प्लस जी, एक्स माइनस एम, ये है आर माइनस पी। समझ के लेते हैं। सी मतलब हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी मतलब हमारे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स। ओके, एक्स स्टैंड फॉर योर एक्सपोर्ट, एम स्टैंड फॉर योर इम्पोर्ट, आर माइनस पी मतलब हाँ, हम यहाँ पर जो हमारे इंटरनेशनल जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स है, लाइक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर फॉरेन के किसी ने यहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया, ठीक है, इंडिया में इन्वेस्ट कर लिया, या इंडिया ने किसी ने अब्रॉड में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो हो जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट। या नहीं समझा तो समझ जाओ कि मैंने किसी भी फॉरेन बैंक से लोन लिया, ठीक है, लोन किया, मैंने बोरो किया, तो वो रिसिप्ट हो जाएगा। तो समझो मैंने 10 रुपीज़ बोरो किया। सिमिलरली सपोज कि मैंने अब्रॉड में किसी को 8 रुपये लोन दे दिए, ठीक है, तो मतलब मेरा टोटल ये जो आर माइनस पी क्या हो जाएगा, मेरा 2 हो जाएगा, ये आंसर होगा इसका, ठीक है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे ये जो पार्ट है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम रिसिप्ट एंड पेमेंट को इंक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट नहीं, ये सिर्फ यहाँ तक है, एक पार्ट हमने ऐड कर लिया, तो ये हमारा ग्रॉस लेवल पे हो जाएगा, दैट इज़ जीडीपी हो जाएगा डोमेस्टिक लेवल पे, ये नेशनल लेवल पे है, ठीक है, और ये हमारा डोमेस्टिक लेवल पे है, तो इसीलिए इसका आंसर आएगा स्टूडेंट जीडीपी। नाउ 16 मेथड दिया हुआ है, कुछ नहीं, आउटपुट मेथड, ये सेकेंड नेम है, निक नेम है, दूसरे नेम है, तो यहाँ पे आउटपुट मेथड को हम इन्वेंट्री मेथड भी कहते हैं। सिमिलरली इनकम मेथड को फैक्टर कॉस्ट मेथड कहते हैं, ठीक है, आंसर देख रही हूँ मैं। नेक्स्ट अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या आंसर दिया हुआ है, ऑप्शनल फंक्शन, गवर्नमेंट की कुछ फंक्शन होते हैं, ये पब्लिक फाइनेंस चैप्टर का है स्टूडेंट आप लोगों का, ये चैप्टर नंबर 8 है, प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी। येस, ये जो गवर्नमेंट के ऑप्शनल फंक्शन होते हैं, मतलब कॉमन सेंस है, जहाँ पे सिक्योरिटी जो नॉर्म्स होंगे वो अच्छे होंगे, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स, लाइक हमारे जो नेबर कंट्रीज़ है, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, जो कुछ भी है, उनसे हमें प्रोटेक्शन के लिए, एक्सटर्नल किसी भी अटैक के लिए जो भी खर्चा करती है गवर्नमेंट, वो होते हैं गवर्नमेंट के ऑब्लिगेटरी फंक्शन, मतलब कंपलसरी। नेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, कुछ नहीं स्टूडेंट, इनकम टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, यहाँ पे जीएसटी दिया हुआ है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। अब बोलोगे कि मैम ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लॉजिक क्या है, कुछ नहीं भाई मेरे, इनकम टैक्स जो होता है इट इज़ पेड एंड बोर्न बाय द पर्सन, मीन्स डायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट शिफ्टेड टू अदर पर्सन, हम डायरेक्ट टैक्स को किसी दूसरे पर्सन पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। मेरी इनकम है तो मुझे ही टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन जीएसटी में थोड़ा सा किस्सा अलग है स्टूडेंट्स। जीएसटी में कुछ इस तरीके से है, क्या होता है, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, ओके, हमने सर्विस अवेल कर ली, खाना हमने खाया, फिर वहाँ पे सपोज़ हमने बिल बना दी 1000 रुपये की, ठीक है, कम ले रही हूँ मैं, लॉकडाउन है, और सपोज़ वहाँ पे हम फिर जो जीएसटी पे कर रहे हैं हम 200 रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो टोटली स्टूडेंट्स हम पे करते हैं 1200 रुपीज़। तो ये पे कौन कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर कौन, वो रेस्टोरेंट वाला, ठीक है, लेकिन पे कौन कर रहा है, ध्यान से समझो कंसेप्ट इनडायरेक्ट टैक्स का, पे कौन कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर, क्यों, वो बिल में इंक्लूड कर रहा है, लेकिन किसकी जेब से जा रहा है, ये हमारी जेब से जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1000 रुपीज़ जो होगा वो जो रेस्टोरेंट वाला होगा वो खुद रख लेगा, ठीक है, वो रेस्टोरेंट वाला खुद रख लेगा, लेकिन जो 200 रुपीज़ है वो किसको चला जाएगा, वो गवर्नमेंट को चला जाएगा, दैट इज़ जीएसटी। तो यहाँ पे सीन ऐसा है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में कैसे होता है, इनकम टैक्स में कि मेरी इनकम है मैं ही पे करूँगी, कोई और पे नहीं करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है क्रेडिट कंट्रोल, ये सेंट्रल बैंक का फंक्शन है, वैसे ही कमर्शियल बैंक का फंक्शन है क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट को कंट्रोल करना ये सेंट्रल बैंक का फंक्शन है, लेकिन क्रेडिट क्रिएट करना ये किसका फंक्शन है, कमर्शियल बैंक का फंक्शन है। नेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, प्राइमरी मार्केट है, न्यू इशू लॉन्च टू रेज कैपिटल, ये प्राइमरी मार्केट में कभी भी जो फ्रेश सिक्योरिटीज़ होती है वो इशू की जाती है, न्यू इशू की जाती है। और सेकेंडरी मार्केट जो होता है वो ओल्ड इशू थ्रू स्टॉक, मतलब मैं बताती हूँ आप लोगों को, फॉर एग्जांपल मैंने ना ABCD कंपनी ओपन करनी है, ऐसे मैंने सोचा, सो फॉर देट मुझे ना पैसों की ज़रूरत है स्टूडेंट, सो मैं क्या करूँगी, प्राइमरी मार्केट में शेयर्स इशू कर सकती हूँ न्यूली, ठीक है, फ्रेश, फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो जब शेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम मार्केट में लॉन्च होते हैं तो वो होता है हमारा प्राइमरी मार्केट। लेकिन समझो कि मैंने ना 100 शेयर्स ना इशू कर दिए, और वो जो शेयर थे 100 वो मैंने मिस्टर एक्स को दिए थे, ठीक है। नाउ मिस्टर एक्स इज़ इन अर्जेंट नीड ऑफ कैश, तो मिस्टर एक्स क्या कर सकता है, वो शेयर को बेच सकता है,
तो अगर मिस्टर एक्स वो 100 शेयर जो मैंने दिए हैं वो बेचेगा, तो मिस्टर एक्स वो कहाँ पे अप्रोच करेगा, वो प्राइमरी मार्केट को अप्रोच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो शेयर्स है वो ऑलरेडी मैंने इशू कर दिए हैं। तो मिस्टर एक्स जो है वो सेकेंडरी मार्केट को अप्रोच करेगा, ऑल इशू थ्रू दी स्टॉक, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज गुड्स परचेज फ्रॉम अदर कंट्रीज। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पोर्ट परचेज किया हुआ है, ठीक है, इसीलिए मैंने इम्पोर्ट लिखा है। एंड गुड्स सोल्ड टू अदर कंट्रीज, वहाँ पे हो जाएगा एक्सपोर्ट। एंड लास्ट वन स्टूडेंट, एक्सपोर्ट वैल्यू ग्रेटर देन इम्पोर्ट। यस, देखो एक्सपोर्ट हम करते हैं तो पैसे आते हैं, तो अगर समझो मुझे 12 रुपये आ रहे हैं और अगर मैं इंपोर्ट करती हूँ तो पैसे जाएंगे, तो समझो मेरे 10 रुपये जा रहे हैं तो मेरा 2 रुपये क्या है, फ़ायदा है, ठीक है, बेनिफिट है मुझे, तो वो हो जाएगा मेरा सरप्लस। बीके में एनपीओ चैप्टर किया था आप लोगों ने, ठीक है, याद रखना। जब आपके क्रेडिट साइड बड़ा रहता है, जब आपकी इनकम साइड अच्छी होती है, बड़ी होती है, तो आपका सरप्लस होता है। सिमिलरली अगर मेरी इंपोर्ट वैल्यू ज़्यादा है और एक्सपोर्ट वैल्यू कम है तो आई विल सफ़र ट्रेड डेफिसिट। होप स्टूडेंट आप लोगों को ये जो क्विक वाला रिवीजन है समझ में आया होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे, और अगर आपको पसंद है और आपको लगता है कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आपको इस एग्ज़ाम में हेल्प हो सकेगी, तो मेरी 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 जो मेहनत होगी वो सफल हो जाएगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को देखें, इन वीडियोस को देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ, स्पेशली द क्वेश्चन बैंक के साथ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। दैट्स इट। I hope student you people like this video. So if you like this video, please share this video with your friends and please subscribe to our channel. And if you want to get the notification of our channel whenever I'm uploading any video, so please hit the bell icon. And if you have any doubt regarding the any topic student, please write in the comment box. Inshallah I will be giving my 100% to help you all. Thank you so much. Thanks for watching this video. Do take care. Stay safe, stay home, and all the best for your examination.